अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 31 के ऊपर, जो कि बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। अब एक पार्टनर को आपको नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। सपोज अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। अब एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है इनको डी को, तो यहाँ पे डी तभी इंट्रोड्यूस हो पाएगा जब ए बी एंड सी तीनों की तीनों कंसेंट करेंगे। अगर एक भी पार्टनर बोलता है कि हमको डी को नहीं लेके आना है इस फॉर्म में, तो डी नहीं आ पाएगा। सारे के सारे पार्टनर से कंसेंट चाहिए होगा टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। और जो हमारा डी है ना, सपोज ये एडमिट हो जाता है, सारे के सारे पार्टनर कंसेंट करते हैं और एडमिट हो जाता है। अब जो डी है, इसको वो लॉसेस बियर करने नहीं पड़ेंगे जो फर्म ने पहले से बनाए हुए थे। डी विल बी लायबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म ओनली आफ्टर द डेट व्हेन ही ज्वाइंस। उससे पहले जो भी हुआ फर्म में, उससे डी को लेने देना नहीं है। ओके अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 32 के ऊपर, जो कि बात करता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी कि अगर एक पार्टनर रिटायर करना चाहता है तो उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। ओके अब सेक्शन 32 बोलता है कि एक जो पार्टनर है वो कैसे रिटायर होगा। वो रिटायर तभी हो पाएगा जब सारे के सारे पार्टनर कंसेंट करेंगे। सपोज ए बी सी ए बी सी और डी की पार्टनरशिप फर्म है, और ये इन्होंने डिसाइड किया था कि 10 साल तक 10 ईयर्स तक ये पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी। इन्होंने फिक्स टाइम डिसाइड किया हुआ था। अब यहाँ पे अगर डी रिटायर करना चाहता है तो ए बी सी तीनों की तीनों का कंसेंट उसको लेना पड़ेगा, उसके बाद ही डी रिटायर हो सकता है। ओके लेकिन अगर ये पार्टनरशिप एट विल थी, यानी कि ये 10 साल का टाइम है, ये मेंशन नहीं था, कोई भी टाइम मेंशन नहीं था, बस ये बोला था ए बी सी डी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर कर रहे हैं, और कोई डेट फिक्स नहीं थी कि कब ये खत्म होगी। अब यहाँ पे डी को, जो ये पार्टनर्स हैं ए बी सी, इनके कंसेंट की जरूरत नहीं है, और डी सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस देगा इन पार्टनर्स को कि भाई आज से मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और यहाँ पे ए बी सी को ये चीज माननी पड़ेगी और डी विल बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। इसका जो क्लॉज नंबर 1 है वो हम पढ़ते हैं हम। अ पार्टनर मे रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन अकॉर्डिंग विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद द पार्टनर्स, or where the partnership is at will by giving notice in writing to all other partners of his intention to retire। तो यानी कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सिर्फ एक नोटिस आप दे दो, उस केस में जो पार्टनरशिप से आप रिटायर हो सकते हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो कंसेंट लगेगा सारी की सारी पार्टनर्स का, तभी आप रिटायर कर सकते हो। A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for such acts of the firm done before his retirement by an agreement made by him and such third person and the partners of the reconstituted firm। Suppose ए बी सी डी की फर्म है और इनका ई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी सी डी मिलके ई को 2 लाख रुपए देंगे। अब डी जो है वो होना चाहता है रिटायर। इन दिस केस अगर ए बी सी डी और ई इन पांचों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पांचों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डी की लाइबिलिटी अब से खत्म होती है और जो डी का शेयर है वो ए बी सी मिलके देंगे। डी रिटायर होना चाहता है तो हम उसको तंग नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे इन पांचों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस केस में जो डी की लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और अब डी को कोई पैसे नहीं देने हैं ई को। ओके तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये पांचों कर सकते हैं। अब हम इसका थर्ड क्लॉज देखते हैं। ये बोलता है कि रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट है पार्टनर की, वो तब तक इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं दे दोगे आप। यानी कि डी तभी रिटायर हो पाएगा यहाँ पे जब इन्होंने पब्लिक नोटिस, जब तक इन्होंने इशू नहीं किया तब तक डी रिटायर नहीं हो पाएगा। उस नोटिस में इनको ये लिखना पड़ेगा कि आज से डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फर्म और ए बी और सी ही अब पार्टनर्स है इस फर्म में। जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक डी रिटायर नहीं हो पाएगा और डी विल
कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉसेस। तो जो भी फर्म को लॉस या कोई भी फर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके लिए डी भी लायबल होगा जब तक पब्लिक नोटिस आप नहीं दोगे। ओके अब सपोज इसका जो प्रोवाइजो है ये बोलता है कि सपोज ABCD की पार्टनरशिप फर्म थी और ई एक पर्सन थे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं था कि डी भी एक पार्टनर है, उनको इसके बारे में पता ही नहीं था। अब यहाँ पे अगर डी ने कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया एंड स्टिल ई फिर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके लिए डी लायबल नहीं होगा बिकॉज ई को तो पता ही नहीं था कि डी एक पार्टनर एग्जिस्ट करता भी है। ओके एंड दैट इज वाई यहाँ पे पब्लिक नोटिस दें दो या ना दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। Notices under subsection 3 may be given by a retired partner or by any partner of the reconstituted firm। यानी कि जो नोटिस है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है अभी, ये ए बी सी इन तीनों में से कोई भी इस नोटिस को दे सकता है और डी चाहे तो डी अकेला भी इस नोटिस को दे सकता है। मैं पब्लिक नोटिस की बात कर रहा हूँ। ओके तो यही हमारा सेक्शन नंबर 32 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 33 के ऊपर जो कि बात करते हैं एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। यानी कि अगर एक पार्टनर जो है सपोज फॉर एग्जांपल ABC की फर्म है और सी ने बहुत ही ग्रॉस मिसकंडक्ट की है, सपोज सी ने एक फ्रॉड कर दिया है, इस केस में ए और बी अगर चाहें तो सी को वो पार्टनरशिप से निकाल भी सकते हैं। ओके तो उनके पास एक गुड इनफ रीजन होना चाहिए टू एक्सपेल सी फ्रॉम पार्टनरशिप। एंड उसके बाद जो भी हमें सेक्शन नंबर 32 में प्रोसेस पढ़ा था कि नोटिस देना होगा वगैरह वगैरह, एंड वो सारे जो नोटिस हैं वो ए और बी को देने पड़ेंगे कि इस डेट से सी जो है ये एक्सपेल होते हैं और एक्सपेल्जन के बाद सी विल नॉट बी लायबल फॉर द फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स और फर्म्स लॉसेस। ओके अब हम इसको रीड करते हैं एक बार। अ पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म by any majority of the partners save in the exercise of good faith or powers conferred by contract between the partners। तो अगर गुड फेथ है तो या फिर अगर इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ABC के बीच कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप से एक्सपेल कर सकते हैं। अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है तो फिर कोई भी पार्टनर को कभी भी एक्सपेल किया जा सकता है। और ये सेक्शन 32 वाला क्लॉज जो सेकंड क्लॉज है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पब्लिक नोटिस वगैरह देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 34 पे हम आते हैं, ये बात करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के बारे में। सेक्शन 34 ये बोलता है कि जिस डेट से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है उस दिन से वो पार्टनरशिप से माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप का पार्ट अप नहीं है बिकॉज उसके पास पैसे ही नहीं है। तो वो पार्टनरशिप में फर्म में जो पैसे आगे जाके जो डेली एक्सपेंसेस हैं वो लगाने होंगे, कैसे लगाएगा ये जो पर्सन है। एंड दैट इज व्हाई द मोमेंट ही इज डिक्लेयर्ड एन इंसॉल्वेंट एट दैट टाइम ओनली ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। ओके अब हम आगे जाके देखेंगे इसमें कि जैसे ही पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है उसी टाइम से जो पार्टनरशिप है वो भी जो है हमारी मानी जाती है कि वो भी डिसॉल्व हो गई है। आपको मैं इसको पढ़वा ही देता हूं। सेक्शन नंबर 42 का जो डी पार्ट है ये देखोगे आप, द पार्टनर्स सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। तो यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व मानी जाएगी जिस दिन से कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ओके तो ये चीज चलो सेक्शन 42 में हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, बट स्टिल हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेक्शन 34 बोलता है कि जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उस दिन से उसके पार्टनरशिप में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन सपोज इन दिस केस ए बी और सी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, इसकी वजह से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी।
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में है, तो इन दैट केस इवन इफ सी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, स्टिल जो ए और बी है वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था इस चीज के लिए। अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो जैसे ही सी इंसॉल्वेंट होता उसी टाइम ए और बी को भी जो फर्म है उसको डिसॉल्व करना पड़ता, ऑटोमेटिक वो डिसॉल्व हो जाती। ओके तो ये जो हमें कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था कि सपोज एबीसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर इंस्टॉलमेंट कोई भी पर्सन हो जाता है, स्टिल पार्टनरशिप फर्म तो कम से कम डिसॉल्व नहीं होगी। अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर ए और बी की फर्म चल रही है आगे, सी इंस्टॉलमेंट हो गया, उसके बाद ए और बी की फर्म चल रही है, तो अब सी का जो एस्टेट है, जो सी की प्रॉपर्टी है, वो पर्सनली लायबल नहीं होगी फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ओके तो आगे जाके कोई भी लॉस कंपनी फर्म करती है, उसके लिए सी की जो प्रॉपर्टी है वो आप बिकवा नहीं सकते हो। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 35 पे, इसको हम रीड करते हैं। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ अ पार्टी और बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द estate of a deceased person is not liable for any act of the firm done after his death। अब आप नॉर्मल रूल पढ़ोगे ना सेक्शन नंबर 42 में ही, नॉर्मल रूल तो ये है कि जैसे ही पार्टनर की डेथ होती है उसी टाइम पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ये नॉर्मल रूल है। बट अगर इनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज हमारे ए बी और सी हैं, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कोई भी पार्टनर अगर मर जाता है उसकी वजह से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज सी की डेथ हो जाती है और ए एंड बी स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं फर्म को, तो यहाँ पे सी की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो अब लायबल नहीं होगी फर्म के लिए, और अगर ए और बी की जो फर्म बची है या आगे जाके लॉस करती है तो सी की प्रॉपर्टी उस लॉस को भरपाई करने के लिए नहीं यूज हो सकती। अब हम आते सेक्शन नंबर 36 के ऊपर। ये बात करते हैं कि अगर एक आउटगोइंग पार्टनर है, यानी कि एक पार्टनर सपोज रिटायर हो गया है या उसने उसको एक्सपेल कर दिया गया, वो पार्टनरशिप से बाहर निकल गया, उस केस में वो क्या क्या नहीं कर सकता, उसके बारे में सेक्शन नंबर 36 हमको बताता है। वो क्या नहीं कर सकता है, वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता आगे जाके, वो तीसरे बंदे को, थर्ड पर्सन को ये नहीं बोल सकता है कि मैं इस फर्म का अभी भी पार्टनर हूं, वो ऐसा गलत चलत किसी को नहीं बोल सकता है। ओके यही बोलते हैं ही कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली उसको निकाल दिया गया, तो वो कैसे बोलेगा कि अभी भी मैं काम कर रहा हूँ इस फर्म में, ये इलीगल होगा, ये एथिकल भी नहीं होगा, अनएथिकल होगा ये। Solicit the custom of persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner। यानी कि सपोज सी हमारे रिटायर कर जाते हैं, उसके बाद सी जो इस फर्म के क्लाइंट्स थे उनको अप्रोच नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते उनको कि मैं अब इस फर्म से रिटायर हो गया हूं और अब आप अपने सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये मेरी तरफ डायरेक्ट करो, ए और बी को भूल जाओ। ऐसा अगर सी करेगा देन इट विल बी वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 36। ओके अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि सपोज सी के रिटायरमेंट होने से पहले ए बी और सी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि सी जो है एक कंपीटिंग बिजनेस ओपन नहीं कर सकता है 2 किलोमीटर के रेंज में। सपोज इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस और इडलीज के मैन्युफैक्चरिंग का काम था इनका। ओके और अब सी रिटायर करना चाहता है, तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एबीसी में कि आप रिटायर कर जाओ, बट आप 2 किलोमीटर के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इडलीज का काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो 2 साल तक। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये माना जाएगा कि वैलिड है, इवन दो दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 27 जो है नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो इसको प्रोहिबिट कर देता, बट क्लॉज 2 बोलता है कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में अप्लाई नहीं करेगा। तो ये भी एक सेविंग क्लॉज है, दिस इज सेविंग क्लॉज। ओके
किसका सेविंग क्लॉज है? सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द सेविंग क्लॉज। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 37 के ऊपर। ये क्या बोलता है? Where any member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner, and the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without any final settlement of accounts. The outgoing partner or his estate is entitled at his option of himself or his representatives to such share of profits made since he ceased to be a partner. यानी कि suppose ए बी सी की पार्टनरशिप फर्म थी और सी अब रिटायर कर चुका है। ओके, इन दिस केस सी के जो अकाउंट्स हैं उनको अभी भी सेटल नहीं किया गया, यानी कि सी को जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे फर्म की तरफ से वो अभी भी सी को नहीं मिले हैं, और सी इसके बाद धड़ाधड़ प्रॉफिट करती है, यानी कि सी की रिटायरमेंट के बाद स्टिल द कंपनी इज मेकिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे इस प्रॉफिट में क्या सी को शेयर मिलेगा? सेक्शन नंबर 37A बोलता है कि इन दिस केस सी विल बी गेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बिकॉज उसका फाइनल सेटलमेंट तो हुआ ही नहीं था। अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ था तो उसकी जो रिटायरमेंट का पूरा प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड दैट इज व्हाई सी विल रिसीव द प्रॉफिट्स दैट द फर्म इज मेकिंग। ओके, इसका प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर सपोज इसी केस में सी का जो शेयर है, सी का जो प्रॉफिट्स का शेयर है वो ए और बी ने खरीद लिया था, यानी ए और बी ने कुछ पैसे दिए हैं सी को और उसको बोला है कि अब आपका जो प्रॉफिट का शेयर है वो सेटल हो चुका है, खत्म हो चुका है। इन दिस केस सी विल नॉट गेट दिस राइट, यानी कि अब आगे जाके अगर ए और बी की जो फर्म है वो कुछ प्रॉफिट्स करती है तो सी को उसमें कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 38 की, जो बोलता है रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। इसके बारे में बात करता है। इसको हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए बी और सी जो है इनकी एक पार्टनरशिप फर्म थी और ए के पास काफी सारे पैसे थे। ए वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन और ए ने बोल रखा था बैंक को कि आप हमारी फर्म को जब तक हमारी फर्म चाहे तब तक लोन देते रहो और इसकी जो गारंटी है वो मैं दूंगा। ए ने ये चीज बोल रखी है बैंक में। अब आगे जाके क्या होता है, ए रिटायर कर जाते हैं। ऑब्वियसली जब ए रिटायर करेंगे तो जो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बदलेगा, बिकॉज अब ए निकल गए हैं और बी एंड सी जो है वही फर्म में बचे हुए हैं। अब जैसे ही इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में बदलाव होता है उसी टाइम ए ने जो कॉन्टिन्यू गारंटी दी हुई थी ना बैंक को वो भी रिवोक हो जाएगी, और आगे जाके बैंक ये नहीं बोल सकता है कि ए विल बी लायबल फॉर द लोन्स दैट इज गिवन टू द फर्म ए बी एंड सी। हाँ, लेकिन इस रिटायरमेंट से पहले यानी ए की रिटायरमेंट से पहले जो भी लोन दिए हैं बैंक ने इस फर्म को वो तो उसके लिए तो ए लायबल होगा। ओके, बट बाद में लायबल नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 39 के ऊपर, जो कि बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अब खत्म हो चुकी है, आगे जाके अब इस पार्टनरशिप फर्म का जो वजूद है वही मिट चुका है। ओके, तो ये कोई भी पार्टनर करवा सकता है, एनी पार्टनर कैन डू दिस। वो अगर पार्टनरशिप एट विल है, सपोज ऐसे ही पार्टनरशिप है जिसमें कोई फिक्स टर्म मेंशन नहीं है, तो कोई भी पार्टनर किसी भी टाइम नोटिस दे सकता है और बोल सकता है कि आज से ये फर्म डिसॉल्व होती है। ओके, तो दिस कैन बी डन। और अगर हमारी पार्टनरशिप एट विल नहीं है, पार्टनरशिप एट फॉर अ फिक्स टर्म 10 साल के लिए सपोज पार्टनरशिप है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। आपको फिर कोर्ट में जाके डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, या फिर हम आगे हम पढ़ेंगे कुछ कुछ सर्कमस्टांस हैं अगर उनका वायलेशन होता है तभी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 40। अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड
with the consent of all the partners or in accordance with the contract between the parties. अब सपोज ए बी सी की पार्टनरशिप फर्म है और इन्होंने डिसाइड किया था कि ये 10 ईयर्स तक चलेगी, लेकिन क्या होता है 10 साल से पहले ही इनको लगता है कि इस फर्म में तो लॉस ही हो रहा है, जो हमने काम पकड़ा है गलत काम पकड़ लिया है और अब हमें इस फर्म को खत्म करना है। तो अगर ए बी और सी तीनों के तीनों डिसाइड करते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ, तो फिर उसी टाइम पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर एक भी पार्टनर कंसेंट नहीं करता है देन आपको फिर कोर्ट में जाके इसको डिसॉल्व कराना पड़ेगा। ये हम आगे बढ़ेंगे अभी। सेक्शन 41 पे हम आते हैं। ये बात करता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बारे में। A firm is dissolved by the adjudication of all the partners or of all the partners but one as insolvent। बड़ी confusing सी language है इसकी, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। A firm is dissolved by the adjudication of all the partners or of all the partners but one as insolvent। यानी कि फर्म जो है वो डिसॉल्व कर जाएगी अगर ए बी और सी इन तीनों में से कोई भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या फिर ए बी सी तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, तीनों की तीनों अगर दिवालिया डिक्लेयर हो जाते हैं, तो फिर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एट विल थी या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी। सपोज ये 10 साल वाला क्लॉज नहीं था कि पार्टनरशिप जो है 10 ईयर्स तक चलेगी उसके बाद डिसॉल्व होगी, ये वाला क्लॉज नहीं था। स्टिल अगर कोई भी पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म जो है उसी टाइम से डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर 10 ईयर्स वाला क्लॉज था कि 10 साल के बाद ही हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे, स्टिल अगर विद इन 5 ईयर्स भी, विद इन 1 ईयर भी कोई भी पार्टनर यहाँ पे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, उसी टाइम से जो पार्टनरशिप फर्म है जो वो डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, अब हम इसका बी देखते हैं। बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरिड ऑन और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन पार्टनरशिप। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज एबीसी की पार्टनरशिप फर्म है, ये डील करती है सपोज अल्कोहल में। अब एक स्टेट आगे जाके रूल बनाता है 2 साल के बाद, सपोज बिहार में ये अल्कोहल बनाते थे और बेचते थे। अब बिहार का स्टेट बोलता है आगे जाके कि आज से अल्कोहल ना ही मैन्युफैक्चर हो सकती हमारे स्टेट में, ना ही अल्कोहल आप बेच सकते हो। अब ऑब्वियसली ये फर्म जो है अब क्या करेगी, ये इसका काम ही दारू बनाने का था एंड नाउ इट कैन नॉट मेक द अल्कोहल। दैट इज व्हाई बाय दिस पर्टिकुलर रूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इस रूल की वजह से जो फर्म है ये डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, बिकॉज अब ये फर्म अगर अल्कोहल मैन्युफैक्चर करेगी तो ये अनलॉफुल होगा। ओके, इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है इसको भी समझ लेते हैं। सपोज ये एबीसी का फर्म है, इसका एक काम तो था अल्कोहल बनाने का और एक काम था इनका राइस की मैन्युफैक्चरिंग करना। अब अल्कोहल बोल दिया कि अब आप आगे से नहीं बना सकते हो, अगर आप बनाओगे तो अनलॉफुल होगा, लेकिन राइस के लिए ऐसा कोई रूल नहीं निकला था। तो जो इनका काम था अल्कोहल बनाने का वो ये बंद कर देंगे, लेकिन जो राइस बनाने का काम था वो ये चालू रख सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म जो है राइस बनाने के लिए चलती रहेगी। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 42 के ऊपर। ये बात करता है कि अगर सर्टेन कंटिजेंसीज हो जाती हैं, इस केस में भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कोई भी पार्टनरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप एट विल हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर टाइम हो, कोई भी टाइप ऑफ पार्टनरशिप हो, स्टिल अगर ये चीजें होती हैं तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये हम पढ़ते हैं, इफ कंसिडर्ड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सपोज 10 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी, तो जैसे ही वो 10 साल पूरे होंगे जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स बाय कंप्लीशन देयरऑफ। सपोज ए और बी ने बल्कि सोचा था कि हम एक मॉल बनाएंगे, जैसे ही वो मॉल बन जाता है
उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो अगर एबीसी में से कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है उसी टाइम फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें से अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उसी टाइम आप ये मान लोगे कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 43 के ऊपर, जो कि बात करता है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। यानी कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म का कोई भी स्पेसिफाइड टाइम नहीं था कि ये 10 साल तक चलेगी, 15 साल तक चलेगी, ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं था, तो ये पार्टनरशिप एट विल हो गई है। एंड यहाँ पे एक भी पार्टनर ने अगर नोटिस दे दिया उसी टाइम पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये हम रीड करते हैं, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। तो यानी ही एबीसी अगर की जो फर्म में पार्टनरशिप एट विल है, सी चाहे तो कभी भी नोटिस देगा ए और बी को और बोलेगा कि आज के डेट से हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ओके,